नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किए गए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की हम चर्चा कर रहे थे। तो उन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो अगले अनुच्छेद है जो महत्वपूर्ण है, जिनको अधिक बार कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न उन्हीं से पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है 249वां जो अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में बताया गया है राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाना। राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाना मतलब केंद्र द्वारा कानून, यानी राज्य सूची पर यहाँ पर केंद्र कानून बना सकती है। देखिए, आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसके अंदर 3 प्रकार सूचियाँ बनाई गई है। संघ सूची, जिसके ऊपर कानून संघ सरकार बनाती है, मतलब केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची, जिन विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार उसमें किसी प्रकार दखल अंदाजी नहीं करती है। जबकि तीसरी विषय होती है समवर्ती सूची, जिसके ऊपर कानून दोनों सरकारें बना सकती है, परंतु कोई विवाद की स्थिति में कानून जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाया ही मान्य होगा। अब देखिए, राज्य सूची पर जो कानून बनाया जाता है उसका दायित्व राज्य सरकार का होता है। राज्य विधानमंडल उस पर कानून बनाता है, विधानसभा कानून बनाती है, परंतु हमारे यहाँ पर संविधान में एक प्रावधान किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। अगर संसद को लगता है कि राष्ट्रीय हित में जो कानून राज्य सरकार के द्वारा राज्य सूची पर बनाया गया है वह राष्ट्रीय हित में चेंज करना अनिवार्य है, तो उस विषय पर संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। फिर आता है संविधान का अनुच्छेद 262। इसमें नदी जल विवादों के बारे में बताया गया है। दो राज्यों के मध्य मान लीजिए नदी जल विवाद चल रहा है, या फिर जल दोनों होते हैं जहां पर दो नदियों का संगम होता है। उन दोनों के विवादों पर संसद द्वारा न्याय निर्णय किया जा सकता है। यह शक्ति संसद को संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत दी गई है। जबकि 263वें अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद बनाया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद। अब देखिए अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है। अंतर्राज्यीय परिषद होता है केंद्र सरकार व राज्य सरकार में समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य और केंद्र की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, जिससे केंद्र और राज्य के रिश्तों में सुधार हो और एक दूसरे को वो समझ पाए, उनमें समन्वय स्थापित हो पाए। उसके बाद देखिए अनुच्छेद नंबर 266 में बताया गया है संचित निधि के बारे में। अब संचित निधि क्या होती है? देखिए, केंद्र सरकार को जो भी राजस्व प्राप्त होता है, कर प्राप्त होता है, वह सब केंद्र सरकार की संचित निधि कहलाती है। ये अनुच्छेद 266 के तहत बताया गया है। जबकि राज्य सरकार को मिलने वाला संपूर्ण राजस्व जो होता है वह राज्य संचित निधि के अंतर्गत आता है। जिनको पैसा प्राप्त हो रहा है, संचित निधि प्राप्त हो रही है, इसका उपयोग राज्य के विकास में राज्य सरकार करती है और केंद्र के विकास में, मतलब देश के विकास में केंद्र सरकार केंद्र संचित निधि पे उसका उपयोग करती है। जबकि 267वें अनुच्छेद के अंतर्गत आकस्मिक निधि बताई गई है। आकस्मिक निधि। अब आकस्मिक का मतलब आप लोग जानते हैं। आकस्मिक का मतलब होता है एकाएक, जैसे कोई आपदा आ जाती है। तो इसके अंतर्गत देखिए, इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद या विधानमंडल को या विधानसभा को यह अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है कि वो आकस्मिक निधि को सर्जित करे। मान ली कोई आपदा आ गई, बाढ़ भूकंप आ गया है, अब उस समय पैसा चाहिए, लोगों की सहायता के लिए कुछ राशि चाहिए, उस राशि की व्यवस्था सर्जित करने के लिए संसद या
विधानमंडल को यह व्यवस्था 267 के तहत संविधान में प्रदान की गई है कि वो आकस्मिक निधि सर्जित कर सकता है, मतलब इस जो संचित निधि है ना, इस संचित निधि से सर्जित कर सकता है। फिर 280 के तहत संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत बताया गया वित्त आयोग, इसमें आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग का काम क्या होता है? देखिए, वित्त आयोग का काम होता है करों का विभाजन करना, मतलब जो अलग अलग प्रकार कर लगाए जाते हैं उन करों का जो विभाजन होता है वो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। और ये संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग को बताया गया है। जब 312 में हम आते हैं तो ये होता है अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो परीक्षा ली जाती है, अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो परीक्षा ली जाती है वो इसके अंतर्गत है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं बताई गई है, अखिल भारतीय सेवाएं। अब देखिए अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती है? अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत IAS आता है और IPS आता है। IAS का मतलब होता है, देखिए IAS का मतलब होता है प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक होता है। और IPS का मतलब होता है पुलिस सेवा। ठीक है, 315 के अंतर्गत अब देखिए IAS और IPS होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति द्वारा से नियुक्ति की जा रही है तो राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है तो समय से पूर्व राष्ट्रपति उन्हें हटा भी सकता है। ये IAS और IPS दोनों पर लागू होता है। फिर आता है संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत, अब 315 में बताया गया UPSC। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित होती है, हमारे राज्य में होती है, जिसे हम SPSC कहते हैं। जबकि केंद्र सरकार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए जो इनकी नियुक्ति होती है या जिनके नियुक्ति की जाती है उनके लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती है, वह संघ लोक सेवा आयोग उनकी परीक्षाएं आयोजित करता है। मतलब भारत सरकार के द्वारा जिन प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उनके लिए संघ लोक सेवा आयोग जो होता है, UPSC जो होता है, परीक्षा आयोजित करता है, भर्ती परीक्षा आयोजित करता है, फिर साक्षात्कार लेता है और उसके बाद में उनकी नियुक्ति करवाता है। ये व्यवस्था UPSC के द्वारा केंद्र स्तर पर की जाती है, जबकि राज्य स्तर पर SPSC द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य स्तर की प्रशासनिक सेवाएं पर भर्ती करवाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत UPSC मतलब अखिल भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी होती है केंद्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रशासनिक सेवाएं के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है उन नियुक्तियों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है और साक्षात्कार लेता है। ऐसी व्यवस्था राज्य में की गई है जो राज्य संघ आयोग के नाम से व्यवस्थाएं जानी जाती है। वह राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है, साक्षात्कार लेता है और उनकी नियुक्ति करवाता है। तो ऐसी व्यवस्था UPSC की जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, यानी केंद्र स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। यह भारत में राष्ट्रीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाकर उनका साक्षात्कार लेकर उनकी नियुक्ति करवाता है। फिर 330 संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर 340 तक के जो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों में विशेष प्रावधान बताया गया। उन प्रावधान देखिए 330 के अंतर्गत SC ST के लिए, SC ST के लिए लोकसभा में पद आरक्षित के लिए लोकसभा में पद आरक्षित जो किए गए हैं ना, लोकसभा में पद आरक्षित जो किए गए हैं वो संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत किए गए हैं। यानी लोकसभा में SC ST के लिए जो आरक्षण व्यवस्था की गई है ना, कितने पदों पर SC ST व्यक्ति ही चुनकर आएंगे जिनसे उनका समूह, उनके जो स्तर है या उनका जो अधिकार हो बना रहे, उसके लिए व्यवस्था 330 अनुच्छेद में की गई। जबकि 331वें अनुच्छेद के अंतर्गत आंग्ल भारतीय जो व्यक्ति है उनके लिए लोकसभा में
पद आरक्षित किए गए हैं आंग्ल भारतीयों के लिए। तो आंग्ल भारतीय जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए लोकसभा में पद आरक्षित किए गए हैं, लोकसभा में पद आरक्षित किए गए हैं। लोकसभा में पद आरक्षित किए गए हैं कौन सा अनुच्छेद के तहत? 331 के तहत। जबकि 332 के तहत SC ST के लिए विधानसभा में पद आरक्षित किए गए हैं। SC और ST के लिए विधानसभा में पद आरक्षित, विधानसभा में पद आरक्षित किए गए हैं। जब 335 के तहत आंग्ल भारतीय जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए विधानसभा में पद आरक्षित किए गए। आंग्ल भारतीयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए पद आरक्षित गए विधानसभा में। मतलब 332 में SC ST के लिए विधानसभा में पद आरक्षित किए गए हैं। कितनी फीट पर SC ST नियुक्त होकर आएंगे, चुनकर आएंगे, उनकी व्यवस्था की गई है। जबकि 335 में बताया गया है आंग्ल भारतीयों के लिए विधानसभा में किस प्रकार से आरक्षण व्यवस्था की जाएगी। अब देखिए 338 अनुच्छेद 338 के तहत एक SC आयोग होगा जो SC की समस्याओं के निवारण के लिए समय समय पर उन पर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर उनके लिए संशोधन करता रहेगा, विशेष प्रावधान उनके लिए करता रहेगा। ऐसी व्यवस्था 338 में की गई है। 338 ए के तहत एक ST आयोग बनेगा जो ST आयोग ST प्रावधानों पर समय समय पर चर्चाएं कर कर उनके लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नए नए संशोधन कर कर उनके लिए कार्य करता रहेगा। फिर 340 के अंतर्गत OBC आयोग, OBC आयोग होता अन्य पिछड़ा वर्ग, ये इनकी व्यवस्थाओं के लिए समय समय पर संशोधन कर कर इनके अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करेगा, जो OBC आयोग के अंतर्गत आता है। देखिए 243वां जो अनुच्छेद बताया गया है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इस पर कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं। यह है राज्य भाषा से संबंधित। इसमें कहा गया है राज्य भाषा होगी, राजकीय भाषा होगी हिंदी, जबकि लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। यानी देवनागरी लिपि के तहत, देवनागरी लिपि के तहत भारत की राज्य भाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि के तहत वह लिखी जाएगी। ऐसी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 में की गई है। जबकि संविधान के इस अनुच्छेद में यह भी बता दिया गया है कि संविधान की शुरुआत से लेकर अगले 15 वर्षों तक शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा चलती रहेगी। परंतु आज देश को आजाद होने के 72 से 75 साल हो जाने के बाद भी हिंदी अपने ही देश में, हिंदी जो है अपने ही देश में पराई भाषा के रूप में उपयोग में ली जाती है। जब भी भारतीय संसद के द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने का बात उठाई जाती है तो दक्षिण भारतीय प्रांत के जो राज्य हैं वह इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि हिंदी अगर राजभाषा बन जाएगी तो क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए समय समय पर जब भी राजभाषा को, हिंदी को राजभाषा बनाने की बात आती है तो इसमें दक्षिण भारतीय राज्य हमेशा विवाद उत्पन्न कर देते हैं। यानी उनको लगता है कि हिंदी जब राजभाषा घोषित हो जाएगी तो फिर इसमें विवाद होने की बहुत संभावनाएं हैं, उनकी क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जबकि संविधान के द्वारा राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी पहले ही निर्धारित कर दी गई है। इसलिए आज भी हमारे देश में हिंदी पराई भाषा की तरह उपयोग में ली जाती है। अब देखिए ये 352, 356 और 360 ये राष्ट्रपति की विशेष संकटकालीन शक्तियां है। देखिए सबसे पहले 352 अनुच्छेद आता है जो कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अंतर्गत 352 के तहत ये राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपदा होती है। राष्ट्रीय आपदा के तहत यहाँ पर राष्ट्रीय शक्ति दी गई है। इसके अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह होना है या फिर यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा लिख सकते हैं हम,
सशस्त्र विद्रोह होने या फिर युद्ध या बाहरी देश के द्वारा आक्रमण होने पर यहाँ पर राष्ट्रपति अपने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग कर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। फिर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन बताया गया। देखिए, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत यदि किसी राज्य की शासकीय व्यवस्था जो होती है विफल हो जाती है, वहाँ का मुख्यमंत्री राज्य की व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है, दंगे हो रहे हैं, विवाद होते रहते हैं, आए दिन मारपीट होती रहती है, या फिर किन्हीं कारणों से विवाद इतने स्तर पर बढ़ जाते हैं कि राज्य सरकार उसमें विवादों को शांत नहीं करवा पाती है, तो यहाँ पर राज्यपाल की पेशकश या रिक्वेस्ट पर राष्ट्रपति यहाँ पर अपना शासन राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा सकता है। फिर आता है 360वां अनुच्छेद। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह है जिसे हम 360 को वित्तीय आपात का नाम देते हैं। अब वित्तीय आपात के अंतर्गत देखिए, वित्तीय आपात क्या होता है? वित्तीय आपात होता है इसके अंतर्गत यदि देश की अर्थव्यवस्था विफल हो गई है और देश के जो अर्थव्यवस्था के आधार पर दिवालिया निकल गया है, तो दिवालिये पर राष्ट्रपति यहाँ पर वित्तीय आपात लागू कर सकता है। इसे हम अपनी सामान्य भाषा में दिवालिया भी कह सकते हैं। मतलब दिवालिया निकल चुका है, अब यहाँ पर वित्तीय आपात लग सकता है। 368, देखिए ये भी कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत संविधान को संशोधन की शक्ति दी गई। संविधान में जो अनुच्छेद बने हुए हैं ना, इन अनुच्छेदों में संसद को शक्ति, इन अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद को शक्ति दी गई है कि वो समय समय पर इनके अंतर्गत संशोधन कर सके। मतलब संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है इसके अंतर्गत बताई गई है। संविधान संशोधन इसमें बताया गया है। ये संसद की शक्ति है जो समय समय पर संसद शक्ति का प्रयोग करती रहती है। 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित थी, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर 370 और 35 खत्म कर इसको मौन कर दिया गया है। मतलब ये जम्मू कश्मीर पर बनाई गई थी, जम्मू कश्मीर से ये संबंधित थी। जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो मोदी सरकार के द्वारा दूसरे कार्यकाल में हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर भी और राज्यों की तरह सामान्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना गया है। ये थे हमारे संविधान के वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो ज़्यादातर प्रायोगिक या हमारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं।